देखो न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, तो न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक तो हम लोग सब जान रहे हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? एनर्जी नीडेड टू मेंटेन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द एनर्जी, एनर्जी या यूं बोलो कि फूड, एनर्जी नहीं, फूड, इन द फूड, फूड लेने का, उसको डाइजेस्ट करने का, उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का बॉडी के अंदर, ये पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन के लिए दो तीन बात याद रखिए कि न्यूट्रिशन करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग प्रोसेस को यूज करता है, जिनमें मोस्टली 3 तरह का प्रोसेस है। न्यूट्रिशन मेनली 2-3 तरीके से होता है। जो 2 बहुत बेसिक आप जानते हो, जिसकी तरफ भी आवाज हो रहा है प्लीज म्यूट कर लो। 2-3 जो मेन है, एक है पहला ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ये सब लोग जानते हो, जरा बताओ, ये विभूति बताएगी। विभूति बताओ जरा, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? अभी मेरे स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, कोई नहीं, बस बता दो, आवाज तो जा रहा है ना। क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? नेट तुम्हारी तरफ स्लो होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना बनाता है, लाइक प्लांट्स, ऑर्गेनिक चीजों के हेल्प से, तो उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। बाकी सारे लोग, किसी को इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सब लोग बोल दो ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक होगा, ये तो इजी था। कुछ प्रॉब्लम है किसी को इसमें? नहीं भैया। नहीं। चलो अब हमको एक बात बताओ, इस घर मतलब सबके घर में सबकी माँ खाना बनाती होंगी? जी सर। तो क्या खाना हम लोग नहीं बनाते? हम लोग ऑटोट्रॉप्स नहीं है? और एक वर्ड और यूज की थी विभूति, वो बोली थी कि हम लोग खाना पकाते हैं, बनाते नहीं है। वापस सना बोली ना? नो सर, मैं नहीं बोली, विभूति बोली है। विभूति बोली? नहीं। अच्छा विभूति, कोई नहीं, ये भी क्लास में सुनी होगी पक्का। नहीं, 8th में इसको हम बताए होंगे। क्लास की नहीं है। 8th में हमको याद रहता है बाबू। खैर, हम लोग खाना पकाते हैं, वी कुक फूड। हम लोग खाना बनाना मतलब फॉर्म, प्लांट खाना को, फूड को फॉर्म करता है, बनाता है, और हम लोग खाना पकाते हैं, खाना बनाते नहीं। समझे डिफरेंस? ये बुद्धू बनाने के खूब काम में आता है कि यार हम लोग भी तो खाना बनाते हैं, बट नहीं, हम लोग खाना बनाते नहीं, हम लोग खाना पकाते हैं। ओके, चलिए, तो ऑटोट्रॉप्स आप समझ गए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बात करें, 2 वर्ड तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ऑटोट्रॉप्स को वापस से। एक को बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉप और दूसरे को बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप। ये एक्स्ट्रा है, ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में हम लोग, बस एक एक लाइन। कीमो ऑटोट्रॉप मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड तो बनाता हो, फूड तो फॉर्म करता हो, बट विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। और फोटो ऑटोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपना खाना खुद फॉर्म तो करता है, बट विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। फोटो मीन्स लाइट एंड कीमो मीन्स केमिकल। ओके, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स में आ जाएगा प्लांट, एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स में आ जाएगा कुछ बैक्टीरियाज। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। तो पहला ऑटोट्रॉप था, दूसरा था हेट्रोट्रॉप। व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोट्रॉप? हम ही लोग हो गए सर। हम ही लोग हो तो ठीक है, बट व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोट्रॉप? सर जो कि मतलब फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हाँ, the organisms which are dependent on any other organism for food. Directly or indirectly dependent on other organisms or autotrophs for their न्यूट्रिशन। Okay, good. Okay, ये तो 3 हुआ। अब भी हमको 2 चीज और बताओ, 2 और हम नाम ले रहे हैं। एक बोल रहे हैं सैप्रोट्रॉप, एक बोल रहे हैं पैरासाइट। What do you mean by saprotrophs and parasites? Parasites are those organisms. Wait. पहले saprotrop बताओ। Saprophytes are the organisms which live on dead and decaying matter, whereas parasites are the organisms which live on the which use the nutrition of another organism and harm them. अच्छा, यहाँ पे एक बात Of बताओ, living organism.
Yes, that's it. Saprotrophs and parasites both are taking nutrition from some other organism, means they are also a type of heterotroph. But in case of saprotroph, the nutrition is taken from any other dead organism, dead or decaying organism. For example, you may say fungi. Okay, all the fungi are taking their nutrition from dead or decomposed organisms. While in case of parasite, the nutrition is taken on some other living organism. For example, leeches. Leeches just stick on the skin of any other organism and suck blood from them. Okay, so these all organisms are dependent on other organism, but the other must be living and is being harmed from them. ठीक है, पैरासाइट में जो दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं, जिस भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो जिंदा होना चाहिए और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन लेने की वजह से उनको हार्म होना चाहिए. कई बार दोस्ती में भी हेल्प होता है, जैसे देखो हम बता रहे हैं, एक बर्ड है, नाम है, क्या नाम है, देखो स्क्रीन पे आपके नाम दिख रहा है, क्या नाम है? ऑक्सपेकर. और इसका बहुत जबरदस्त वाला दोस्ती होता है, फ्रेंडशिप होता है इससे. क्या है ये? क्रोकोडाइल. तुमको पता क्रोकोडाइल क्या करता है कि शिकार किया, मछली पकड़ा, मछली पकड़ने के बाद जितना मछली खाना है खाया, जो भी शिकार खाया, उसके बाद वो बाहर धूप में आकर बैठा रहता, मुंह खोल कर. कभी जू में ये चीज नोटिस किए? हाँ सर, देखे हैं. धूप में आकर किनारे पे बैठा रहता है और कई बार अपना मुंह खोल कर बैठता है. और पता जब वो मुंह खोल के बैठता है, क्या उसके मुंह से जो बचा कुचा रहता है मांस खाने के लिए, दांत में फंसा रहता है जो. बिल्कुल. ऑक्सपेकर एक बर्ड है जो क्या करती है कि उस क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर जाती है और उसके दांत के बीच में जो भी फ्लेश फंसा होता है ना उसको खाती है. अब यहाँ ये बात होता है कि क्रोकोडाइल जब इतना बढ़िया शिकारी है तो उस चिड़िया को क्यों छोड़ता है? उस चिड़िया को भी खा लेना चाहिए था. Both of them are in a symbiotic relationship. Both of them give benefits to each other. बात असल में ये ना कि इससे दोनों का फायदा है. जब भी ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के साथ एक और ऑर्गेनिज्म ग्रुप में है, तो इनमें भले ही क्रोकोडाइल पे डिपेंडेंट है ये ऑक्सपेकर, या यूं बोले कि ऑक्सपेकर हेल्प कर रहा है क्रोकोडाइल को, बट बात असल में ये है ना कि इससे फायदा दोनों का हो जाता है. क्रोकोडाइल का दांत साफ हो गया और ऑक्सपेकर को खाना मिल गया. तो यहाँ भले ही ये ऑक्सपेकर क्रोकोडाइल पर डिपेंडेंट है, बट इसको पैरासिटिज्म नहीं बोलेंगे. और पैरासिटिज्म इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल का नुकसान नहीं हो रहा है. समझे बात? अगर क्रोकोडाइल का नुकसान होता तो बिल्कुल ये भी पैरासिटिज्म होता. और चूंकि यहाँ नुकसान नहीं हो रहा, और इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉमेंसेलिज्म. क्या बोलते हैं? कॉमेंसेलिज्म. ऐसे ये भी एक्स्ट्रा है, हम सिर्फ पैरासाइटिज्म समझाने के लिए एग्जांपल पाता है, इसको आप भूल सकते हो. ठीक है, यहाँ तक हटाएं या लिखना है? जल्दी बोलो. हो गया सर. Biocatalyst means all the reactions. Biocatalyst means all the reactions. Yeah, you may say all the catalysts which are used in biological reaction. All the catalysts which are used in biological reactions are known as biocatalyst. Inner body. हाँ, इनर बॉडी या कोई भी बाहर में भी जो रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है, हम उसको चाहे तो बाहर एक टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो बाहर में भी अगर वो आएगा तो भी उसको बायोकैटलिस्ट ही बोलेंगे क्योंकि वो बायोलॉजिकल रिएक्शन है. एनी रिएक्शन व्हिच अकर्स इनसाइड आवर बॉडी and is being done outside in same conditions is also a biological reaction. जैसे मान लो फूड को हमको डाइजेस्ट करना है, फूड, अरे यार ये कब से आ गया. We are talking about food digestion. हमारे बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? माउथ. ठीक है, मुशर्रफ जरा बताओगे माउथ में क्या डाइजेस्ट होता है? सर कार्बोहाइड्रेट. वेरी गुड. अब यूसुफ बताएगा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर क्या बनता है? यूसुफ सर ग्लूकोज.
रिस्पॉन्स बड़ा धीरे आता है यूसुफ। Sir, your voice is not audible. Can you please repeat the question? The question is, food digestion starts in. The answer was mouth. Then I asked which special type of nutrition, or you may say which special type of component of food is being digested in mouth. The answer was then carbohydrate. Then the final question and the last question, which was for Yusuf, was that ki carbohydrate is finally converted into which molecular compound? यूसुफ वापस बोलो। नहीं पता सर। नहीं पता यार, क्या दिक्कत क्या है? माउथ में जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है बनता है ग्लूकोज। ये याद होना चाहिए था बच्चा, बहुत सिंपल चीज है। आप लास्ट स्टेज में हो, सर तो माउथ बताएंगे। में सैलिवरी एमिलेज स्टार्च को भी तो करता है, जो मॉलिक्यूल शुगर तो में टूट जाता है। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दे आर नथिंग न्यू। ओके, But starch is breaking down into sugar, and carbohydrate is breaking down into glucose. हाँ हाँ, वापस बोलो। स्टार्च, नो नो, नथिंग लाइक दैट, सेम ही। खैर, तो इतना समझ गए। अभी आगे देखो यूसुफ, या जिन लोगों का भी बायोलॉजी वीक है, आप लोग अभी के बाद हर एक पॉइंट को बहुत कहानी के फॉर्म में समझना। अभी तक तो इंट्रोडक्शन था, क्वेश्चन वाला पार्ट अभी आया है। अभी तक क्वेश्चन वाला पार्ट जो भी एनसीईआरटी में हम उसको हाईलाइट करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो अब मेन क्वेश्चन वाला पार्ट शुरू हो रहा है, जहां से क्वेश्चन उठेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई गेस? No, sir. No, sir. नहीं, ठीक, सिंपली आ रहा है। एक बस बायो कैटलिस्ट याद रखना। बायो कैटलिस्ट जो हमारे बॉडी में होता है, हम उनको एंजाइम के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट कम्स द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से होगा। जरा हमको यूसुफ ही बताएगा। यूसुफ अपना ऑडियो ऑन कर लो, लगातार हम तुमसे बात करेंगे। या और किनका किनका बायोलॉजी वीक है, ईमानदारी से बताओ। जिनका भी वीक होगा हमको बताओ। मेरा सर, मेरा तो पहला जोड़ लीजिए। ठीक है, जिन लोगों का भी पूरा वीक है बायोलॉजी, मतलब कुछ नहीं आता वाला स्टेज है, वो लोग अपना ऑडियो ऑन करें, लगातार ऑन रखेंगे। ठीक है, लगातार ऑडियो ऑन रखेंगे जिनका भी बायोलॉजी पूरा वीक है। अभी जो भी बात करेंगे बस इंटरैक्ट करते रहना साथ में। देखो बायोलॉजी कैसे सुधारते हैं। जरा बताओ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, ये तो सब लोग जानता है। ठीक है, जरा बताओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज चाहिए? चलो पहला 1 मिनट रुको। एक आया सनलाइट, और बोलो। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। और बोलो। सर बहुत बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है ठीक है, बंद कराते हैं। और कोई पॉइंट नहीं? चलो सब लोग अपना म्यूट कर लो। अभी सुनो बस, ये 3 मेन पॉइंट है जो प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए एटमॉस्फेयर से, है ना। ये 3 चीज जो प्लांट को चाहिए मतलब बाहर से, आउटसाइड द सराउंडिंग से चाहिए। अभी सुनो, प्लांट को चाहिए। अच्छा, कोई फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बताएगा हमको? ये अंजलि बताएगी। बताओ अंजलि, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। रिएक्शन क्या? हाँ, रिएक्शन बिल्कुल। C6O2 plus 12H2O। एक सेकंड रुको। C6 6, हाँ। अच्छा 6, और बोलो। 6CO2 plus 12H2O। वेरी गुड, आगे। और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 ओके, plus CH2O plus 6H2O, सॉरी 6H2O। ठीक है, और तो 6O2। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं होता फिर भी चलता, बट हम इसमें 1-2 चीज और ऐड करेंगे। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये सबको पता होगा। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ये तो जिनका बायोलॉजी वीक है उनको भी आता है। फोटोसिंथेसिस सिंपली मींस कन्वर्जन ऑफ simpler inorganic substances into glucose in presence of sunlight in chlorophyll, है ना। आप लोग याद किए होंगे, the process by which plant make their food is known as photosynthesis। ये 5-6 वाला एक डेफिनेशन था। बट सुनो,
6 CO2, हम सबका बस जो कोएफिशिएंट है ना उसको मिटा रहे हैं ताकि तुम्हारा काम को और आसानी से समझाना है। ऐसे तुमको ये याद रखना, ये फालतू नहीं, जो इसलिए नहीं मिटा कि फालतू था, थोड़ा सिंपल करने के लिए मिटा। मतलब प्लांट को CO2 चाहिए, H2O चाहिए, उसके अलावा उसको सनलाइट चाहिए। सर H2O भी होगा वहां पे? हाँ बिल्कुल, पानी भी चाहिए होता है प्लांट को, बिना पानी के कुछ नहीं। सर वहां नहीं, वहां उधर सनलाइट के बाद यहाँ। यस हाँ सर। बिल्कुल, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। अभी जो इक्वेशन हम लिखे हैं ये कंप्लीट है, अभी जो इक्वेशन हम लिखे हैं ये कंप्लीट है। अब हम इस इक्वेशन को बस पढ़ रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखना, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, मेरा हाथ और ये इक्वेशन। प्लांट को चाहिए था CO2 H2O और सनलाइट, तो हम इस इक्वेशन को जैसे पढ़ रहे हैं वैसे याद रखना। प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। वापस से बोल रहा हूँ, प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, 3 चीज चाहिए इन क्लोरोफिल। एरो को पढ़े, टू फॉर्म ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। वापस से बोलता हूं, प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। मन में एक बार रिपीट करो, प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जल्दी बोलो, ठीक है नहीं ठीक है? ठीक है सर। सर ऐसे भी तो Yes, बोल sir, पूरा सकते समझ आ हैं गया। in the presence of chlorophyll and sunlight। एक्चुअली में वैसे भी बोल सकते हो, क्या दिक्कत है, लेकिन हम इस इक्वेशन को जैसे एक्चुअल में रीड किया जाता है वो बताया। इस एरो को बिकम्स या टू फॉर्म पढ़ते हैं, एरो को पढ़ते हैं बिकम्स या टू फॉर्म, तो इसलिए जैसे पढ़े वैसे ही सही है, बट जो तुम बोले उसको भी गलत नहीं कहेंगे। प्लांट या ऐसा बोलेंगे, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज added up in presence of sunlight in chlorophyll to form glucose, water and oxygen, that's it। खैर अब देखो, प्लांट को सनलाइट चाहिए था, कहां से मिला? सन से। वाटर चाहिए था, कहां से मिला? एटमॉस्फेयर। रूट्स। रूट्स। ज्यादा भावुक नहीं होना है, इतना खुश हो गया कि पहले ही बोल दिए। सर मैं सन का बोल रही थी, सनलाइट। अच्छा कोई नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। मतलब प्लांट को चाहिए था सनलाइट, वाटर एंड CO2, सनलाइट मिला उसको सन से, वाटर मिला उसको रूट से अब्सॉर्ब कर लिया, और CO2 मिला उसको एटमॉस्फेयर से। अच्छा, CO2 लेने के लिए उसके पास स्पेशल तरीका है। एक क्वेश्चन सब लोग लिख लिया था ना? यस सर। नहीं लिखा था तो हम कुछ नहीं कर सकते या रुको कुछ करते हैं, वापस से लिख देते हैं, या लिख लिए थे या ऐसे बुक में है, पेज नंबर 96 NCERT, फर्स्ट लाइन ही क्वेश्चन है। यस सर, ऊपर में। हाँ तो वहां पे मार्क कर लो, हम दोबारा किस लिए लिखे। ठीक है, यहां तक ठीक है ना, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अभी सुनो, ये जो CO2 है, प्लांट्स इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता, या यूं बोलो कि ये प्लांट में यूं ही नहीं आता, इसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है। प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा, क्या नाम है? स्टोमाटा। स्टोमाटा। स्टोमाटा एक्चुअली में एक पोर का नाम है। ये प्लांट का अगर लीफ है, देखना ध्यान से, प्लांट का अगर लीफ है तो लीफ का दो सरफेस, अगर ये मान लो प्लांट का लीफ है तो ये होगा अपर सरफेस, और ये क्या होगा? लोअर सरफेस। तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस। तो प्लांट के लोअर सरफेस में स्टोमाटा कहाँ होता है? लोअर सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी इसको घुमा फिरा के दिया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। प्लांट स्टोमाटा कहाँ होता है? लोअर सरफेस में। लोअर। स्टोमाटा एक्चुअली में स्पोर का नाम है। ये देखो रहा डायग्राम, स्टोमाटा एक्चुअली में इस पोर का नाम है। ये जो पोर है ना, ये जो ओपनिंग है ना, इसका नाम है स्टोमाटा। स्टोमाटा जो ओपनिंग है, ये दोनों साइड में एक स्पेशल सेल से कवर्ड होता है। उस स्पेशल सेल का नाम क्या है? गार्ड सेल। स्पेशल सेल का नाम है गार्ड सेल। इस स्पेशल सेल का क्या नाम है? गार्ड सेल।
गार्ड सेल का दो काम, पहला या एक ही काम याद रखो अपने लेवल पे, इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा खुल रहा है या बंद हो रहा है, इसको रेगुलेट कौन करता है? गार्ड सेल। स्टोमाटा खुल रहा है या बंद हो रहा है, इसको रेगुलेट करने का काम गार्ड सेल का है। अच्छा, कैसे करता है रेगुलेट? तो देखो, गार्ड सेल में एक स्पेशल सेल दिख रहा है, क्या, कौन सा सेल है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो वाला क्लोरोप्लास्ट का बात कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में भी होता है। चलो बना देते हैं ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट। और पता है क्लोरोप्लास्ट के अलावा गार्ड सेल के चारों तरफ एक स्पेशल सेल होता है, इसको बोलते हैं एसेसरी सेल। इस सेल को क्या बोलते हैं? एसेसरी सेल्स। खास बात यह है ना कि देखो, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कैसे ये कंट्रोल करता है हम ये बता रहे हैं। कौन सा कलर यूज नहीं किया? ब्लैक। देखो, दिन का टाइम है, दिन का टाइम है तो क्लोरोप्लास्ट पे सनलाइट पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट पे अगर सनलाइट पड़ेगा तो सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या बनाएगा? बताओ जरा। क्या सर? सर कैन यू रिपीट? वापस से बोलता हूँ। अच्छा रुको, वापस से बोलता हूँ। ये था स्टोमाटा, स्टोमाटा के चारों तरफ था गार्ड सेल। स्टोमाटा के चारों तरफ क्या है? गार्ड सेल। गार्ड सेल में है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में वहां फोटोसिंथेसिस होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो वहां पे क्या बनेगा? फूड सर। ग्लूकोज बनेगा। मतलब ये कि इस गार्ड सेल में ग्लूकोज भर गया। देख रहे हो, ब्लैक से दिखा रहा हूं ग्लूकोज। यस सर। स्क्रीन पे नोटिस कर पा रहे हो? अच्छा, ग्लूकोज अगर बढ़ा मतलब कि उस गार्ड सेल का डेंसिटी बढ़ा। फोकस पूछ रहा है क्या? ठीक है, तो गार्ड सेल में अगर ग्लूकोज बनेगा मतलब कि गार्ड सेल का डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी इंक्रीज। और अगर यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा सॉल्यूट का, तो एसेसरी सेल से पानी अंदर आएगा नहीं आएगा? जरा बताओ। ऑस्मोसिस के थ्रू आएगा सर। आएगा। ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर आया, और जैसे ही पानी अंदर आया तो देखो क्या होता है। इस वाले डायग्राम में बना के दिखा रहे हैं। जैसे ही पानी अंदर आएगा ना। अच्छा, गार्ड सेल का एक और खास बात है, देखो ध्यान से देखना। ये वाला वॉल गार्ड सेल का दो वॉल है, एक ये वॉल और एक ये वॉल। जरा बताओ, ए वाला मोटा है या बी वाला मोटा है? अपने बुक में भी देख सकते हो। गार्ड सेल का ए वाला, मतलब ये कि ये भी एक कंसेप्ट याद रखना कि गार्ड सेल का जो इनर वॉल होता है, गार्ड सेल का जो इनर वॉल होता है वो कैसा होता है? थिकर। गार्ड सेल का इनर वॉल क्या होता है? थिकर। और आउटर वॉल क्या होता है? थिनर। ये होता है थिकर और आउटर वॉल होता है थिनर। एक वॉल थिकर, एक वॉल थिनर। अभी देखो, पानी अंदर आया, ये ब्लू से या ब्लैक से ही दिखाता हूँ। देखो, पानी अंदर आया, अंदर आकर पानी इस वाले वॉल पे प्रेशर लगाया, ये वाला वॉल हिलेगा? इनर वॉल हिलेगा? नहीं हिलेगा, क्योंकि वो मोटा है, थिकर है। तो पानी वापस, जैसे मान लो ये रूम था, ये पूरा रूम है, इस रूम में 50 से 100 बच्चे हैं, ठीक है। और ये जो इस तरफ वाला जो आपको दीवार दिख रहा है, इधर जो दीवार आपको वॉल दिख रहा है, इस वॉल पे ना कोई एक मोटा तगड़ा सा बच्चा है, ठीक। इस तरफ जो दीवार में सब 100 बच्चा इस रूम में भर गया तो ये रूम तो पूरा पैक हो गया होगा। तो दीवार की तरफ एक मोटा तगड़ा सा बच्चा था, उधर गेट है, उधर से एक बच्चा आया, इंटर किया। अब 100 है, पहले ही भरा हुआ है, फिर भी कोई जबरदस्ती आया और इसको बोला भाई जरा सा घसक जा। ये मोटा वाला घसकेगा? कितना भी ताकत लगा ले, पतला सुखा आदमी नहीं घसकेगा। और सिर्फ शांति नहीं रहेगा, मतलब हम पे कोई धक्का मारे वाला, हट दूर हटा भाई, ऐसे ही भरा हुआ कहाँ मेरे ऊपर आ रहे हो, तो आप उल्टा धक्का मारे तो क्या होगा? वो वापस, मोटा वाले को तो कुछ नहीं होगा, बट पतला वाला वापस रिबाउंड कर जाएगा। मतलब ये कि जब पानी यहाँ इंटर किया था इस वाले वॉल पे, इनर वॉल पे प्रेशर लगाया, तो इनर वॉल चूंकि थिकर था उसको कुछ नहीं हुआ, उल्टा वाटर ही रिबाउंड हो गया, वाटर ही रिबाउंड हो गया और इस वाले वॉल पे, पतले वाले वॉल पे ही प्रेशर लगा दिया।
अब जरा बताओ, उधर से एक बच्चा आया, इस मोटे आदमी से टकराया, मोटा आदमी उल्टा ढकेल दिया, उधर ही वापस गया। बट उधर तो वो ताकत लगा सकता है ना, अगर उधर कोई पतला आदमी है तो उसको दबा ही सकता है कि भाई खसक पड़ो। समझ रहे हो बात? यस सर। तो इधर जो पतला था, इधर जो पतला वाला बॉल था, इसको इधर खींच लेता है, स्वेल कर जाता है इधर से। मतलब ये कि मान लो ये बलून है, इधर देखो, उसको एक और एग्जांपल सुना रहे हैं। ये बलून है, इस बलून का ये वाला बॉल बहुत मोटा है, इधर वाला बॉल बहुत ही थिकर है, और इधर वाला बॉल पतला है, थिनर, और आप उसमें यहां से एयर फिल कर रहे हैं। जरा बताओगे आप, ए साइड से ज्यादा फूलेगा बलून की बी साइड से? ए साइड से। ए साइड से। तो जाहिर सा बात है कि इसमें भी जब पानी इंटर किया तो जो थिनर वॉल था, इधर वाला वॉल जो थिनर था, ये इधर एक्सपैंड किया, मतलब ये वॉल यहां से यहां हो गया, ऐसा हो गया। समझ में आया? ये जो पतला सा गार्ड सेल था, ये चौड़ा होकर इतना बड़ा हो गया, फूल गया, स्वेल कर गया। और स्वेल किया ना, तो इस वाले बॉल को भी, मतलब अगर ये फूलेगा तो इस वाले बॉल को भी कुछ तो अपनी तरफ खींचेगा। अगर मान लो मेरे हाथ का ये वाला साइड, इधर देखिए, इधर, अभी ठीक है, मेरे हाथ का ये वाला साइड अगर स्वेल करेगा और इधर की तरफ, तो जाहिर सा बात इधर वाले को भी ऐसे उंगली को मोड़ देगा। ऐसा होता है ना, कई बार उंगली मुड़ जाता है, कई बार यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, स्वेल करता है, जहाँ नाखून है उसका टिप अक्सर स्वेल कर जाता है और उंगली मुड़ जाता है। तो वैसा ही ये पूरे इसको खींच लेगा, मतलब इधर पतला बॉल था, पतला वाला बॉल खींचा, साथ में इसको भी खींच लिया। अब ये भी खींचाया ना, तो ये जो गार्ड सेल था ये ओपन हो जाता है, ये गार्ड सेल ऐसा हो जाता है कुछ। देखो ये कुछ ऐसा हो जाता है, इधर वाला ज्यादा स्वेल कर गया, इधर वाला कम स्वेल किया, लेकिन ये और तो बड़ा हो गया ना, और बड़ा हो गया, मतलब कि स्टोमाटा ओपन हो गया। ठीक है, यह है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ऐसे समझ गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ तुमको कंसेप्ट याद रखना है, सिर्फ कंसेप्ट। गार्ड सेल रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और दूसरा पॉइंट, इनर वॉल थिकर, गार्ड सेल और आउटर वॉल और थिकर। हाँ, और आउटर वॉल थिनर एंड आउटर वॉल इज थिनर। बस यही दो पॉइंट आपको गार्ड सेल के बारे में याद रखना है, रहेगा याद? सब लोग लिख लिए? यस सर।